मुंबई के मलाड में सावन की फुहारों के बीच सजी उत्तर भारत की समृद्ध लोक संस्कृति की एक यादगार शाम। मौका था कजरी संगीत संध्या का, जहां सुरों ने मौसम में मिठास घोल दी और उत्तर भारत की लोक परंपरा की खूबसूरत झलक देखने को मिली। शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकुमार पाल की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राजनीति के अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। कजरी के पारंपरिक गीतों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूम उठा। सावन, झूले, हरियाली और कजरी के मधुर बोल। उत्तर भारत की लोक संस्कृति में कजरी सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि सावन की भावनाओं, प्रेम और लोक जीवन की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। मुंबई के मलाड में आयोजित इस विशेष उत्तर भारतीय सावन कजरी संगीत संध्या में इसी लोक परंपरा का रंग देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन रामकुमार पाल ने किया। कजरी के पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों को उत्तर भारत की मिट्टी और संस्कृति से जोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कजरी का आनंद लिया और कलाकारों की प्रस्तुतियों पर जमकर तालियां बजाईं। इस अवसर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, पूर्व मंत्री संजय निरुपम, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे, उबाटा प्रवक्ता जितेंद्र सिंह, भाजपा प्रवक्ता रानी द्विवेदी और रंजू झा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खास बात ये रही कि मंच पर भले ही अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग मौजूद थे, लेकिन उत्तर भारत की संस्कृति और कजरी के रंग ने सभी को एक सूत्र में बांध दिया। नेताओं और उपस्थित लोगों ने रामकुमार पाल की इस पहल की सराहना की और कहा कि मुंबई जैसे महानगर में उत्तर भारत की लोक परंपराओं को जीवंत रखने का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। कजरी की धुन पर झूमते लोग, तालियों की गूंज और सावन के गीतों से गुलजार हुआ पूरा माहौल। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने रामकुमार पाल को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि उत्तर भारत की संस्कृति, लोकगीत और परंपराओं को आगे भी इस तरह मुंबई में मंच मिलता रहेगा। कुल मिलाकर मलाड की ये शाम सिर्फ संगीत की शाम नहीं रही बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, परंपरा और भाईचारे का उत्सव बन गई। सावन की कजरी ने मुंबई में उत्तर भारत की मिट्टी की खुशबू बिखेरी और लोगों के दिलों में उमंग और हर्ष का रंग भर दिया। रामकुमार पाल की इस पहल को लोगों की मिली शुभकामनाएं। इस बात का संदेश है कि संस्कृति की कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती, सुर और परंपरा सभी को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा उत्तर भारतीयों के लिए कजरी का समारोह रखा। इस कजरी के बहाने हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े भाई हैं, रामकुमार पाल जी, देवेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बुजुर्गों को और एक मंच पे लाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को जमा करने का एक बहुत ही अच्छा ये माध्यम है सावन महोत्सव और कजरी का महोत्सव, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि हम लाखों की संख्या में तादाद में इस मुंबई शहर में रहते हैं, क्योंकि मुंबई शहर किसी एक प्रांत के लोगों का नहीं है। मुंबई शहर जो है वो बहुप्रांतीय लोगों से बना हुआ है। मुंबई शहर सपनों का शहर है, जहां पर भारत के सभी विभाग से लोग आते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं और यहाँ का मुंबईकर होकर रह जाते हैं। चाहे वो मुंबई का उत्तर भारतीय हो, चाहे वो मुंबई के बिहार के रहने वाले हो, बंगाल के रहने वाले हो, उड़ीसा के रहने वाले हो। उसी पर मैं ये सरकार पे कटाक्ष करना चाहूंगी जिन्होंने ये रिक्शा वालों को जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए लगाया है। मैं मानती हूँ भाषा जो है वो सीखनी चाहिए। जहां आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, वहां की राजकीय भाषा हमें आनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल डेराय नहीं करती हूँ, परंतु जोर जबरदस्ती करके, किसी को मार पीट कर, किसी पे अत्याचार कर कर, किसी का लाइसेंस हटाकर, किसी की रोजी रोटी छीनकर अगर उसे जबरदस्ती किसी भाषा के लिए प्रेरित करना है तो ये सरासर अन्याय है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रांस मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने ही ये GR निकाला हो कि हर रिक्शे वाले, टैक्सी वाले को मराठी आनी चाहिए, तो बुराई नहीं है, मराठी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, परंतु इस तरह से नहीं कि उनको तुम जबरदस्ती 60 की और 70 की उम्र में, जहां उनकी रोजी रोटी एक रिक्शा चलाकर काम चलता है, उनको अब जबरदस्ती लाइसेंस कैंसिल करोगे। आज कितने रिक्शे वाले हमारे भाई बंधु यहाँ से स्टेट छोड़कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो भाषा नहीं सीख पाएंगे तो उनके ऊपर अत्याचार होगा। तो ये अत्याचार करना बेहद ही शर्मनाक है, गलत है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ और मेरे जितने भी उत्तर भारतीय नेता है जिन्होंने इन चीजों को सपोर्ट किया है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी इस चीज के खिलाफ खड़े होइए। भाषा संवाद का विषय हो सकती है, भाषा विवाद का विषय कतई नहीं हो सकती है। भाषा लोगों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है, भाषा को तोड़ने का विषय ना बनाया जाए। रामकुमार पाल और देवेंद्र तिवारी ने जिस तरह से पूर्वांचल की संस्कृति कही जाने वाली कजरी महोत्सव का कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम में सर आपको आगे कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊं, मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करता, लेकिन जो दो नाम आपने लिया है ना, राम भाई का और देवेंद्र तिवारी का, इनके नाते अपनी पूर्वांचल की संस्कृति यहाँ जीवंत रखने का काम
करने वालों में अग्रणी लोग हैं ये, जिनको जितना साधुवाद दिया जाए उतना। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे सर, आप उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। जो मैं आयोजक को बधाई देता हूँ। एक तो गावटी गमछा हमारे बनारस का है और ये सबके गले में उन्होंने डाल करके काशी को यहाँ बुला लिया है। और कजली हमारा जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सावन का महीना है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तिवारी जी को, इसी तरह से बनारस काशी को मुंबई से जोड़ा करें और आप सभी लोग खुशी से इसको कजली को मनाया करें। अच्छा, आखिर मुंबई में जो उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के जो लोग मुंबई में रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, मतलब जो हमारा तो कल्चर है कि एक सौहार्द सबके साथ जुड़ा रहे। और जो प्रवासी यहाँ हो गए हैं वो खाली यहाँ प्रवासी न रहे, वहां से यहाँ दोनों के रिश्ते को जोड़े रहे। वो इतना भी पलायन प्रवासी न हो जाए, वहाँ सुना हो जाए। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी और यहाँ भी दोनों के कल्चर को हम जब जोड़ेंगे तभी हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत होगी। कौन सा विधानसभा था? रामपाल जी आयोजक हैं और कजरी महोत्सव है, क्या कहेंगे उत्तर भारतीय समाज की विशेष? देखिए, कजरी महोत्सव जो मनाया जाता है ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे उत्तर भारतीय समाज की। और हम लोग उत्तर प्रदेश से आके 1800 किलोमीटर दूर आके हम यहाँ बचे, बसे हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर आया, जब तो वो कुछ लेके नहीं आए थे गांव से। कोई मोटा मजदूर लेके आया था तो कोई बिना टिकट भाग के आए थे, कोई चक्की चलाए यहाँ पर आकर, किसी ने टैक्सी चलाया, रिक्शा चलाया, किसी ने यहाँ पे तबीले का कारोबार किया। और आज वही उत्तर भारतीय समाज बम्बई शहर में अपनी एक भूमिका रखता है, एक निर्णायक भूमिका रखता है। कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं हमारी यहाँ पर, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो उस तरह से, और यहाँ हमारे नेता भी बने, जैसे कृपा शंकर सिंह, चंद्रकांत त्रिपाठी जी गए मिनिस्टर यहाँ पे बने। तो हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोगों में ये सब होते हुए भी अपनी परंपरा को भूले नहीं। जब जब मौका आता है, जब जब माहौल आता है तो कजरी का, होली का, इस तरह के पर्व बड़े हर्षोल्लास से हमारा समाज मनाता है। इस कार्यक्रम को बोलेंगे कम से कम अपने उत्तर भारतीय समाज की तरफ से अपनी पुरानी परंपराएं आज इस जगह पर चल रही हैं। इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं, आपस में मिल लेते हैं और यह संगठन की दृष्टि से भी अच्छा है, अपनी परंपरा की दृष्टि से भी अच्छा है। मैं इसके प्रति मेरी शुभकामना है कि इसी तरह से चलता रहे। तो उत्तर भारतीय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर भारतीय समाज के लिए सर क्या संदेश है आपके पास? यही शुभकामना है कि उत्तर भारतीय समाज इस तरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगहों पे हुआ है, मैं नहीं था, अच्छी बात है। अपनी पुरानी परंपरा चला रहे हैं, इतनी दूर आ करके अपना कार्यक्रम, खाना पीना, अपनी व्यवस्था के बाद, अपने रोजगार के बाद अपनी पुरानी परंपरा चलाना बहुत बड़ी बात है। जबकि जहाँ से परंपरा शुरू हुई है वहाँ आज इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। एक आखिरी सवाल, रामकुमार पाल जी और देवेंद्र तिवारी जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनके लिए सर क्या कहना है? नहीं, अरे इनके प्रति जितनी शुभकामनाएं दी जाए कम है भैया, बहुत कम है। तो शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के द्वारा आयोजित इस रंगारंग कजरी में उपस्थित हुए सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। और जो आयोजक हैं रामपाल भैया और देवेंद्र तिवारी भैया, दोनों जन को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देते हैं कि जैसे किसी नदी पर बिना पुलिया के पुल नहीं बन सकता, उसी प्रकार अगर आयोजक न हो तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आयोजकों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम की यहाँ पर आयोजन रखा, उसमें मुंबई शहर से जुड़े हुए सभी महान हस्तियों को उन्होंने बुलाया, उसमें हम सब भी आए, सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी को हमने बातचीत की, सभी के साथ मुलाकात की, 2 शब्द हमने भी कहे। तो ऐसे कार्यक्रमों से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो मित्रता और घनिष्ठ होती है, क्योंकि ये वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है। उनके मित्र हुआ करते थे कवि कलश एक बहुत बड़े कवि थे और छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं एक बहुत अच्छे कवि थे। तो ऐसे महाराष्ट्र में कविता होना, गीत संगीत होना, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, कजरी होना, ये दिखाता है कि इस समाज में बहुत सारे लोग
जागरूक हैं, बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है ये भारत, नया भारत, इन सब चीज़ों को हमारे जो जेनजीज हैं, हमारे जो अल्फा हैं, ये सब इनको सीखेंगे, इनको देखेंगे और आने वाले समय में यही परंपरा को देश आगे बढ़ाता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। एक अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पारंपरिक पूर्वांचल की जो संस्कृति है, कजरी महोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सर क्या कहना? देखिए, ये लोगों का प्यार है कि जिसको हमने कहा, हम और राम भाई जिसको हमने कहा, वो सभी लोग यहाँ पर आए। तो मैं सभी लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को सब आके सफल बनाए। मुझे बड़ी खुशी है। और कजरी हमारा एक उत्तर भारतीय समाज के एक लोकगीत है, श्रावण के महीने में गाया जाता है। तो लड़कियां अपने नैहर जाती हैं तो वहाँ नैहर में गाना कजरी गाती हैं, झूला झूलती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे और सभी लोगों को बड़ा आनंद मिला। मिश्रा जी, आज आप आए हैं राम कुमार पाल और देवेंद्र तिवारी जी ने कजरी महोत्सव रखा है, क्या कहेंगे इसमें, किस तरह से काम है? ये हमारे उत्तर भारतीयों की एक संस्कृति है और श्रावण का महीना चल ही रहा है। तो श्रावण का महीना जो होता है वो हमेशा मौज मस्ती के लिए होता है और भगवान के भी वर्ष है श्रावण का महीना। तो बहुत अच्छा पर्व है और मुंबई जैसे शहर में अगर इन लोगों ने, हमारे उत्तर भारतीयों ने हम का झलक यहाँ पे दिखाया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए, पिता समान जो सांसद संजय निरुपम, रमेश दुबे जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, जितने भी लोग आए उनका आभार व्यक्त करूंगा कि अपनी संस्कृति और अपनी माटी को हम लोग कई वर्षों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और कजरी और सावन के समय ये आयोजन यहीं पे कई वर्षों से हो रहा है और उसमें हमारे सारे लोग आए। आपने देखा कि मीरा भाईंदर से भी आए, सभापति भी आए, वो सब, ये सब एक प्रेम की कड़ी होती है और उसी के तहत आए हैं। और जैसे कि फटाकड़ा होता है लच्छेदार तो ज़्यादा बजता है, उसी तरह ये दर्शन आपको हुआ है और आप शुरू से हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ये शौर्य फाउंडेशन हमारी खास विशेष ये बनी है कि इसका हेतु बताना चाहूँगा। जैसे कि मुस्लिम लोगों में एक हलाल है, उसका आज 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और वो सिर्फ, अगर आप कभी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो मुसलमानों को आतंकी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, उसको छुड़ाती है। तो ये जानकारी एक तो जनता में जानी चाहिए और हम इस फाउंडेशन से जो भी हमारे 1000 सदस्य हैं उसको हम कोर्ट की फीस वकील देते हैं और कोर्ट की फीस देके छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए शौर्य फाउंडेशन बना है। एक सांस्कृतिक एकता के लिए हुई है, इससे शौर्य फाउंडेशन क्या लोगों को मालूम पड़ता है। लेकिन हमारा इस शौर्य फाउंडेशन का हेतु है कि लीगल हेल्प देने के लिए इसको बनाया गया है और मैं और देवेंद्र तिवारी इसको चलाते हैं और जितनी हो सकते हैं हेल्प हम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ लीगल। और उसमें से कोई ऐसी दूसरी कोई चीज का कार्य, जैसे कार्यक्रम का खर्चा है हम पॉकेट से करते हैं, सौर फाउंडेशन नहीं करते। सौर फाउंडेशन में किसी ने भी दिया है तो वो लीगल हेल्प में ही जाएगा, यही इसका हेतु है। आपको फाउंडेशन की बात हुई, इसके अलावा आप दर्जनों से अधिक तमाम सामाजिक संस्थाओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी हाल में आपको विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया। ये सब चीज़ों को लेकर के अयोध्या तक आप एक सनातन प्रेमी राम भक्त हैं। ये सब चीज़ों को सर किस तरह मैनेज करते हैं, जिस तरह सब समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सर? तो ये तो देखिए, मैं मलाड़ में ही पैदा हुआ और भगवान ने मलाड़ में ही मेरे को अच्छी खासी जमीन दी। अभी बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। मुझे कुछ रेवन्यू आती है तो उसका मैं दुरुपयोग नहीं करते हुए सदुपयोग करता हूँ और इस सब कार्यों में लगाता हूँ। आज करीबन 10 साल से मेरा नियत भंडारा अयोध्या में चलता है, जहाँ पे कम से कम 500 लोग रोज नित्य भंडारा करते हैं। हनुमान गुफा मंदिर, तिलक गेट के नीचे, लता मंगेशकर चौक के बाजू में। तो ये हमेशा चलते आ रहा है वहाँ से। और इसी तरह साधु संगत रही है और संगत का असर होता है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर रात में कोई बाहर रहेगा तो सबको रात वाले लोग मिलते हैं और कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो कोई पिया हुआ आके चढ़ा देगा। तो वो एक मेरा नियम है, समय पे घर जाना। रामपाल जी, एक आखिरी सवाल, आपके फोन, एक मैसेज, एक इन्विटेशन पे तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आपके कार्यक्रम में आते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि आपके रिश्ते बहुत गहरे हैं लोगों से। देखिए, ये सादर सेवा जो है और जो अपना समर्पण है, हम भी उनके इसमें रहते हैं
और इतने बुजुर्ग हैं जो चला नहीं जाता था तो भी आए रमेश दुबे जी। आप देखे वो पूर्व सांसद, पूर्व खासदार, पूर्व मंत्री, और किस तरह से प्रेम करते हैं। तो ये मेरी सेवाओं का फल है और ये एक आदर्श होगा, जो आप बोओगे वही काटोगे।